तो यस, हाँ जी भाई लोग, तुम्हारे सामने आ गया है आज एक और नया चैप्टर जो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। लेकिन अगर फेवरेट नहीं है तो फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें निखिल भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम देखो यार, बहुत ही इजी चैप्टर है, बट तुम्हें हार्ड लगता है। लेकिन आज से हार्ड नहीं लगेगा, बस तुम्हें शर्त यह है कि पूरा लेक्चर कवर करो, ठीक है। तो मैं भी जो है, मैंने अभी लेक्चर लाइक नोट्स वगैरह बना लिए थे अपने लिए, ठीक है। लेकिन आज जो है थोड़ा सा लेट हो गया, जैसे अभी टाइम मुझे हो रहा है 2:50 हो रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया शूट करने के लिए, लेकिन तुमको मिल जाएगा ये मॉर्निंग तक, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? तो इक्विलिब्रियम जो है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, दोनों की डिफिनेशन थोड़ी सी अलग है ना। क्योंकि फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स तो भाई अलग ही चीज़ है ना। फिजिक्स तो प्यार है, प्रेम है फिजिक्स, ठीक है। तो वही बता देना एक बार कि तुम लोगों में से ना किसका फिजिक्स प्यार है, ठीक है। वैसे बहुत कम लोगों के स्टूडेंट्स का होता है नीट कैटेगरी में। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब टेम्परेचर, प्रेशर और अमाउंट ऑफ पैरामीटर जो होते हैं ना, ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं टाइम के साथ में, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो जब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं विद टाइम, विद टाइम, उसे क्या नाम देते होगे? उसे नाम देते हैं फिजिक्स के डेफिनेशन से इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैं अगर तुम्हें बात करूँ, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, सरफेस ये रहा तुम्हारा, है ना। तो इधर से तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम फोर्स इधर से भी लगा रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे हो, ये चारों फोर्स क्या है? इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम का केस है। समझ में आया? मतलब कि वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन में, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट है, इक्विलिब्रियम को हम ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट जो पार्ट होता है पहलू इक्विलिब्रियम का, वो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम फर्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत मजा आने वाला है यार, बहुत मजा आने वाला है। केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे मान लो कि ये तुम्हें रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 5H2 इक्वल्स टू 2NH3, ठीक है। तो ये हैबर प्रोसेस की अमोनिया सिंथेसिस की रिएक्शन है, अगर पता नहीं तुमको तो, ठीक है। मैंने पी ब्लॉक कलर रखा है सबसे अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से। यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन में देख रहे हो ना तुम, कि पहले जो है क्या है, जब भाई लोग कोई रिएक्शन जो है ना कंप्लीट होती है, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करे, ठीक है, तो नाइट्रोजन पहले खत्म हो गया होगा और हाइड्रोजन भी खत्म हो गया होगा, तब जाके ये बना होगा अमोनिया। तो जब ये बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, तो उससे पहले क्या हो रहा है? नाइट्रोजन भी खत्म हो रहा होगा। मतलब कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो एक टाइम पे आने पर क्या होगा? ये सेचुरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर सेचुरेशन हो गया। सेम हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन, है ना। लेकिन ये अगर नाइट्रोजन कम हो गया है, हाइड्रोजन भी कम हो गया है, ठीक है, मतलब कि जब रिएक्शन आगे जा रही है, मतलब कि अमोनिया बन रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा? अमोनिया बन रहा है, मतलब कि अमोनिया का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा। लेकिन एक टाइम पे आने पर क्या हो जाएगा? ये भी सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व है, इसको एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, नीचे है सबसे पहला, वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को तुम लोग बोलते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि तुम्हें एक डायरेक्शन दे रखी है 2a प्लस 5b इक्वल टू 6f प्लस 8d, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है ना, तो कैसे लिखते हो? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ध्यान रखना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ एफ की पावर 6, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर 8 अपॉन ये, ठीक है। क्लियर है ना। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी से, ठीक है। कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन तुम्हारे टर्म्स होते हैं ना, पढ़ा चुका मैं, मोल्स में देख लेना एक बार। अब नीचे आ जाओ। यहाँ पे अगर तो हम बात करें ना, यहाँ पे तो ना कुछ केस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ रिएक्शन रिवर्स्ड, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो जो नया केसी होगा ना भाई लोग, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओल्ड केसी के, ठीक है। इसका कैसा फॉर्मूला है? के न्यू इसका होता है के वन अपॉन के ओल्ड। जैसे कि पहले रिएक्शन दे रखी है तुम्हें, ए जो है वो बी में चेंज हो रहा है और बी फिर ए में चेंज हो रहा है, देखिए ए रिवर्सिबल रिएक्शन है, ओके। इसके लिए केसी की वैल्यू दे रखी है 8। अब अब ये रिएक्शन को उल्टा कर दिया, तब उसके लिए केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जो नया केसी होगा वो पहले वाले केसी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो यही बोला गया फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो, सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि अगर रिएक्शन को हमने ना पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो नया केसी जो है भाई लोग वो पावर में जाएगा। कैसे? जैसे कि ये रिएक्शन तुम्हें दे रखी है ना। अब ये रिएक्शन बोला कि इस रिएक्शन का क्या होगा? केसी, नया केसी, तो इस रिएक्शन का नया केसी जो होगा ना भाई लोग, वो ओल्ड का क्या होगा? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के न्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? के ओल्ड की पावर जो नया के है, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी पावर। क्लियर भाई लोग? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 3a इक्वल्स टू 3a प्लस 7b, ठीक है। ये सॉलिड है, ये गैस है। रिएक्शन जो है, प्रोडक्ट बन रहा है 9g गैस, ठीक है। तुम्हें पता है
केसी लिखोगे तो केसी के लिए ना भाई ध्यान रखना, जब तुम लिखते हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके लिए ना सॉलिड और लिक्विड को इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इंक्लूड नहीं हो पाएगा, तो यही हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जी की पावर 9 अपॉन बी की पावर 7। क्लियर है। सेकंड, सेकंड जो है भाई लोग वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, ठीक है, जिसे तुम नाम देते हो केपी, है ना, पहले था केसी, अब है केपी। जैसे कि तुम्हें रिएक्शन दे रखा है वही अमोनिया सिंथेसिस का, ठीक है, और तुम्हें ना दे रखा है, गिवन है कि प्रेशर जो है नाइट्रोजन का वो इतना है, अमोनिया का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि केबी कितना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, केपी। तो केपी लिखने के लिए क्या करेंगे आप लोग, केपी लिखने के लिए वही सेम चीज, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो तुम्हें वैल्यू दे रखी है प्रेशर के टर्म में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी फॉर अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पी फॉर हाइड्रोजन क्यूब, पी फॉर नाइट्रोजन 1, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वैल्यू रिलेशन है, इसको थोड़ा सा मैं पास कर लूँ, शायद तुम्हें दिखाई दे रहा होगा या फिर नहीं दे रहा होगा, पता नहीं मुझे, है ना, एक बार जूम कर लेना। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, तो इसका रिलेशन होता है केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है भाई लोग, डेल्टा एन जी तुम लोग निकालते हो किसी रिएक्शन से मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा एन जी ना भाई लोग हमेशा जो है गैसों के लिए हम लोग लेते हैं, सिर्फ गैसों के लिए, लिक्विड और सॉलिड के लिए डेल्टा एन जी नहीं निकालते हम लोग, ठीक है। जैसे कि एक रिएक्शन देखो, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फॉर गिवन रिएक्शन, भाई लोग प्लीज थोड़ा सा ना, मेरी एनर्जी थोड़ी लो है इस टाइम पे, तो प्लीज तुम लोग अपनी एनर्जी हाई लेवल करके ये लेक्चर देखो, मजा आएगा यार। तो फॉर गिवन रिएक्शन तो दे रखा है अमोनिया, वही सिंथेसिस वाली प्रोसेस, केसी की वैल्यू दे रखी है 60, अब केपी फाइंड आउट करना है तो वही पुट कर दोगे, तो केसी दे रखा है 60, आर की वैल्यू 8.314, ठीक है, और टी टेम्परेचर दे नहीं रखा ना, तो जब भी तुम्हें टी नहीं दे रखा ना, तो तुम 27 डिग्री सेंटीग्रेड मानोगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये सारे क्या है, गैस ही है, तो प्रोडक्ट कितना है, 2 मोल है ना, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे यहाँ से इसको। नेक्स्ट, यहाँ पे ना कुछ स्पेशल केस बनते हैं भाई लोग, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी में। फर्स्ट केस है कि जब डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, जीरो है, मतलब कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो डायरेक्ट में क्या करना पड़ेगा, के पी की वैल्यू के सी के बराबर कर देना। सेकंड क्या है, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा होगी जीरो से, मतलब कि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, उस केस में के पी ज़्यादा होगा के सी से, ठीक है। क्लियर है। थर्ड क्या केस है, थर्ड केस है जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से कम होगी, मतलब कि नेगेटिव होगी, उस केस में के सी ज़्यादा होगा के पी से, हाँ या ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिएक्शन कोएफिशिएंट, मतलब जिसे तुम रिप्रेजेंट करते हो क्यूसी से, ये क्या बताता है यार, ठीक है, टर्म समझना बहुत जरूरी है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट बता हमें बताता है, मेरी अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो अपना सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो भाई लोग रिएक्शन रिएक्शन कोएफिशिएंट की मतलब होता है, ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, वो हम प्रेडिक्ट करते हैं क्यूसी से। अब जैसे कि हम एग्जांपल लें, जिसमें रिएक्शन दे रखी है किसी भी टाइम पर 2a प्लस 3b इज टू 4f, ठीक है, यहाँ पर अगर तुम्हें क्यूसी निकालना है, ठीक है, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दोगे, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे ना एक स्पेशल केस बनता है, 3 स्पेशल केस बनेंगे यहाँ पे। अगर क्यू सी की वैल्यू कम है के सी कंपेरिजन में तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, अगर दोनों बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम केस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या फिर ना, हाँ या फिर ना, हाँ या फिर ना, चले आएंगे, चले आएंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन क्यू सी, डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया रिएक्शन कोएफिशिएंट हो गया, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इनके तीनों के बीच में ना रिलेशन होता है ये वाला, ठीक है। लेकिन जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो इक्विलिब्रियम केस में क्या होता है वैल्यू, क्यूसी की वैल्यू केसी बराबर बराबर हो जाती है, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला बनता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस केस में, इसमें भी ना 2 केस बनते हैं, जब केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी उस केस में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। जब केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 2 3 होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव है ही है पूरा, तो नेगेटिव आएगा। तो अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो वो स्पॉन्टेनियस केस होता है, ठीक है, मैंने थर्मो पढ़ा दिया है पूरा। अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो केस क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया शायद, है ना, हाँ ये ज्यादा है तो ये कम, ठीक है।
तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर ये एक से कम है मतलब कि नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस केस हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ली चैटली प्रिंसिपल। तो ली चैटली प्रिंसिपल हमको ना भाई लोग ये बोलता है कि जब इक्विलिब्रियम जो वैल्यू हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, रिएक्शन जो है वो विल शिफ्ट इन सच अ वे इट विल ट्राई टू रिड्यूस और नलिफाई द चेंजेस। ठीक है, मान लो कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तुमने उसमें कुछ भी मिक्सचर वगैरह डाल दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो वो ट्राई करेगी कि पहले ऐसा ना मिक्सचर फिर से हो जाए। हाँ, है ना। जैसे पहले ना जो इस टाइम पे कोविड आया था ना, तो लोग बोलते थे कि तो नेचर के साथ में खेले हैं इंसान बहुत ज्यादा, ठीक है, नेचर को नुकसान पहुंचाया है, तो नेचर क्या कर रही है, ये एक कोविड लाई है, बीमारी लाई है, तो जिस वजह से क्या है कि सब लोग मर रहे हैं ना, वो कुछ अपने आप को रिकवर करने का ट्राई कर रही है, तो ठीक है, तो ऐसे क्या है, लीच एटली प्रिंसिपल है। मतलब लोगों की क्या कहावतें होती हैं बोलने वाली। तो सबसे पहले हम जो केस पढ़ने वाले हैं इसमें वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे तुम्हें रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन कंसंट्रेशन वैल्यू बढ़ा देंगे ना, ठीक है, अगर हम मान लो कि नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मान लो कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन बढ़ गया है, ठीक है, नाइट्रोजन बढ़ गया है, नाइट्रोजन बढ़ गया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे सेम अगर हम इसे ना हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई है, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो रिएक्शन कहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, आगे की साइड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट है अमोनिया। अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो अमोनिया, अगर अमोनिया की हो जाएगी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वही वो इक्विलिब्रियम चाहता है ना भाई, अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है, तो बोलेगा नहीं भाई तू आगे जा, तू आगे जा, तू आगे जा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी ना, ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, तो फिर से उसको लाने का ट्राई करेगा कि भाई नहीं नहीं, जो अमोनिया बना था उसको बोलेगा नहीं भाई एक काम कर, तो फिर से ना नाइट्रोजन को भेज दे मेरे पास में। ठीक है, हाँ है ना, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सेम अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई है, तो वो फिर से ना अमोनिया को बोलेगा नहीं भाई एक काम कर, हाइड्रोजन को फिर से मुझे देते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बोलेगा कि भाई एक काम कर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मुझे देते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की ना भाई लोग, थोड़ा सा मेरे ना अगर जी मेरी थोड़ी सी टंग अगर ऊपर नीचे हो, क्योंकि मेरे को ना आ रही है बहुत जोर से नींद। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक्टिव होकर तो समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरे वर्ड से फोकस करना। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पर एक ना सिंपल ट्रिक है, ठीक है, ली चैडली प्रिंसिपल के लिए, अगर प्रेशर बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो ये टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा सो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, एक रिएक्शन से देखो, तो जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दे रखा है, ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखोगे ना भाई लोग, मैंने क्या बोला था कि अगर इस रिएक्शन में हम लोग ना प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन जो है ना वो कहाँ मूव हो जाएगी, तो रिएक्शन भाई लोग लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे देखो, इधर कितने मोल्स हैं, इधर तुम्हारे 2 मोल्स हैं, हाँ है ना, इधर कितने मोल हैं, 1 मोल है, तो जहाँ पे मोल्स कम होंगे तो मतलब कि बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे, अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, प्रेशर को घटा दिया, तो रिएक्शन क्या करती है, रिएक्शन मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी, मतलब कि इधर 2 मोल्स हैं, इधर कितना है, 1 मोल है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। ठीक है, है ना, चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो भाई लोग टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट जो होता है ना वो होता है एंडोथर्मिक, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक, हाँ है ना, पड़ा हुआ है। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट निकल रही है, मतलब कि नेगेटिव। ठीक है, रिएक्शन में ना ध्यान रखना, मैंने रिएक्शन यहाँ पे इस वजह से लिखी हुई है कि तुम्हें समझ में आ जाए। एंडोथर्मिक मतलब कि हीट ऐड हो रही है, तो डेल्ट ए प्लस बी प्लस हीट ऐड हो रही है, ठीक है, और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जब भी हम ना टेम्परेचर भाई लोग इंक्रीज करेंगे ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर में क्या कर दिया, टेम्परेचर ने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया है मतलब कि हीट ऐड है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर हम हीट बढ़ा देंगे तो आगे कोई रिएक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में ऐड है। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिर से बैकवर्ड जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, चले आगे। अब है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान रखना है भाई लोग, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कुछ होता नहीं, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कैटलिस्ट का रिएक्शन पे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सबसे हम समझेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट को, समझेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें फर्स्ट जो है तुम्हारा आर्नियस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आर्नियस कॉन्सेप्ट में फर्स्ट क्या है,
दो भाई जो भाई लोग H प्लस देते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मतलब कि वाटर में, ठीक है, तो जो H प्लस देंगे एक्वस सॉल्यूशन में वो होते हैं एसिड होते हैं, और जो OH माइनस देंगे एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि HCl है, HCl जो है वाटर के साथ में क्या करेगा, H प्लस देगा, ठीक है, तो क्या है, एसिड है। इसमें अगर बात करूँ NaH हो गया, तो NaH को अगर मैं वाटर के साथ में एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं मिलाऊं, ठीक है, तो ये क्या देता है, OH में 1 देता है, ठीक है, तो यही आर्गेनिक से कॉन्सेप्ट था। सेकंड है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या बोला था ना, इन्होंने बोला था कि जो H प्लस या फिर प्रोटॉन देते हैं ना वो एसिड होते हैं, और जो H प्लस लें, ठीक है, H प्लस जो दे रहे थे वो क्या थे, एसिड थे। अगर मैं उल्टा बोल दूं, जो H प्लस लें या फिर OH माइनस दें, तो वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ल्यूइस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तुम पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, ठीक है। तो ल्यूइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये एनलिन है, तो इसके नाइट्रोजन के ऊपर कितने हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, है ना। और ये क्या है, ये अमोनिया है, ठीक है। तो ये क्या है, पहले ये डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कमी है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट ही करेगा, BF3 हो गया, AlC3 वगैरह हो गया, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होते हैं, वो एसिड होते हैं। अब नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ना भाई लोग दो टाइप का होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझो पहले, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका मैंने मतलब वो करा दिया, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो ये क्या बना, Na1+ बना, और Cl1 बना, ठीक है। और यही क्या है, यही इसके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट जो है तुम्हारा वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन, ठीक है, जो कंप्लीटली टूटते नहीं है ना, उन्हें नाम देते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो उल्टा समझ में आएगा कि भाई वीक है मतलब टूटना चाहिए था, लेकिन नहीं, विच आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन, जो कंप्लीटली ब्रोक नहीं होते हैं, दिस इज कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इक्विलिब्रियम जो आता है ना वो इन्हीं की वजह से आता है, ओके। दूसरा जो है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विच आर ब्रोक कंप्लीटली, जो टूट जाते हैं ना, यहाँ पे उल्टा चल रहा है भाई लोग, जो स्ट्रॉन्ग है वो टूट जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इनकी वजह से नहीं आएगा, ठीक है, तो जिनकी वजह से इक्विलिब्रियम नहीं आता तो उनको हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। आगे हम जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा वीक एसिड है CH3COH, मतलब कि एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये तुम्हें रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, एसिटिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस वाली, ठीक है। अब मैं बोल रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो एट T=0 पर मान लिया कि इसकी कंसिडरेशन कितनी है, C है, इसकी कितनी है, 0, ये तो बनी नहीं है T=0 पर। T टाइम पर, ठीक है, ध्यान रखना कि अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हमें ये पता लगता है कि वो कितना टूट रहा है, ठीक है। तो एट T टाइम पर ये एक जो है कितना टूट गया, यहाँ से जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो ये मान लो कि टूट गया, कितना टूट गया, C अल्फा टूट गया, ठीक है, C - C अल्फा टूट गया, और ये H प्लस कितना टूट गया, ये टूट गया C अल्फा, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और ये भी कितना टूट गया, ये भी टूट गया C अल्फा। तो जब इसका तुम निकालोगे कांस्टेंट, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना, है ना। तो जब ये तुमने निकाल लिया, उसके बाद अगर जो डिसोल्यूशन वो है, ठीक है, जब वो बहुत कम है मतलब बहुत छोटा है, तो उस टाइम पर क्या होगा, ठीक है, एसिड का जो होता है वो होता है C अल्फा स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर मैं बेस की अगर बात करूंगा तो बेस का भी होता क्या होता है, सेम, दैट इज C अल्फा स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, बहुत सिंपल है यार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पीएच के बारे में, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना ये वाला है कि पीएच जो होता है ना, पीएच, ठीक है, फॉर एसिड के लिए, H प्लस के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, PH+, ठीक है। तो वो होता है माइनस लॉग H प्लस होता है, और OH के लिए क्या होता है, माइनस लॉग OH माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, बस सिर्फ इतना चेंज है, जो यहाँ पे लिखा हुआ ना यहाँ पे, वो यहाँ पे लिख दिया है, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ लिख दिया है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दिया है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दिया है, ठीक है। बस नेगेटिव जो है ध्यान रखना, कॉमन है ये, ठीक है। KW क्या है, KW इज डिसोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तुम्हें पता है ना, जैसे कि पी जो 7 होता है, अगर pH 7 है मतलब कि वो न्यूट्रल है, 7 से अगर ज़्यादा pH है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है, और अगर 7 से कम pH है दैट इज कॉल्ड द एसिडिक, ठीक है। और pH प्लस POH जो होता है वो 14 के बराबर होता है। और एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है कि pKa प्लस pKb इसको होता है pKw। pKa क्या है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर एसिड, एंड दिस इज फॉर बेस, ठीक है, और दिस इज फॉर
डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, एंड दिस इज फॉर वाटर। क्लियर है? नेक्स्ट, साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है भाई लोग? जब हम वाटर को यूज करेंगे किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं एसिड को बेस के साथ में। ठीक है? क्लियर है? अब इसका जो फर्स्ट केस बनता है ना साल्ट हाइड्रोलिसिस का, वो बनता है साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है? तो वीक एसिड तुम्हारा क्या है? एसिडिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा तुम्हारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इन दोनों को तुमने मिक्स किया, है ना, इन दोनों को तुमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या तुम्हें बना? सोडियम एसिटेट मिला, सोडियम एसिटेट। ठीक है? ये क्या है? ये साल्ट है ना? अब क्या करना है? साल्ट हाइड्रोलिसिस, वाटर को ऐड कर दो। तो जब तुमने वाटर को ऐड किया ना, है ना, तो वाटर क्या करेगा? ये CH3COH बना देगा, प्लस OH निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये सॉल्यूशन भाई लोग क्या दे रहा है? ये बेसिक मीडियम दे रहा है। बेसिक बोल दो या फिर एल्कली मीडियम बोल दो। ठीक है? ठीक है? ये एनायन है ना, OH1 माइनस, बस ये ध्यान रखना है। प्लस क्या होता है? कैटायन होता है। और नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है? एनायन होता है। अगर H प्लस मिलता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? कैटायन। ठीक है? ट्रिक क्या है ना भाई लोग, सिंपल ध्यान रखो। ट्रिक ये है कि स्ट्रॉन्ग वाला जो है ना, वो क्या है? बेस है। तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा? बेस आता है, ध्यान रखना। चेक कर देखो यहाँ पे, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? OH और माइनस आएगा। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है। ठीक है? तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा? H प्लस आएगा। ये रहा कैटाइन। क्लियर है? थर्ड जो केस बनता है वो बनता है वीक एसिड एंड वीक बेस का। वीक एसिड मतलब कि CH3COH, और वीक बेस मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? क्लियर है? इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल मीडियम होता है। नेक्स्ट है बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन? मतलब जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं हेलो कि तुम ना नींबू खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो भगवान ने क्या दिया है कि यार तुम्हारा पीएच ना चेंज नहीं हो। ठीक है? तो जैसे तुम्हारा ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, ये क्या है? बफर सॉल्यूशन है। मतलब कि सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, ठीक है, जो रोकते हैं पीएच को चेंज होने से, दिस इज कॉल्ड द बफर सॉल्यूशन। ठीक है? फर्स्ट जो होता है वो होता है एसिडिक बफर होता है, दूसरा क्या होता है? बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर मतलब कि यहाँ पे क्या है, हम लोग ऐड करते हैं एसिडिक बफर मतलब कि वीक एसिड। ये ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ध्यान रखना इसको। एसिडिक बफर सॉल्यूशन मतलब कि हियर वी ऐड वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। समझो, वीक एसिड मतलब जैसे कि यहाँ पे CH3COH हो गया, एसिडिक एसिड, है ना, प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड, साल्ट ऑफ वीक एसिड, जैसे कि यहाँ पर सोडियम एसिडेट है। ठीक है? तो सोडियम एसिडेट क्या है? ये साल्ट है। ठीक है? साल्ट किसका? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम एसिडेट में जब ये बना है, तो CH3COH क्या है? वीक एसिड है। और NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है? साल्ट है, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है? इसके एग्जाम्पल दो हो रहे हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है बेसिक बफर। बेसिक बफर हम लोग यूज करते हैं वीक बेसिड, सॉरी वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है? क्लियर है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वीक बेस होता है। अमोनियम क्लोराइड इज साल्ट है ये, किसका? वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। वीक बेस मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और HCl मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड का। क्लियर है? याद कर लो, रट लो, बस यही इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन मतलब कि वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसका बस एग्जांपल ध्यान रख लेना। ठीक है? नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है यार? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ना, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं बताता है कि भाई कोई भी, मतलब कि इसमें मान लो कि हम ना, तुम्हें एग्जांपल दूंगा सिंपल, तुम्हें डाउट नहीं आए। एक तूने बीकर लिया, उसमें पानी ले लिया, अब तू ना चीनी डाल रहे हो उसमें। ठीक है? तो वह चीनी कितनी घुल रही है, वो बताता है KSP। ठीक है? जैसे शुगर को मैं वाटर में डाल दिया तो कितनी घुलेगी, तो वो हमें KSP से पता लगता है। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल देखो, तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है, ये वाली AB3 टू AB प्लस प्लस 3B माइनस। अगर तुम इसका KSP लिखते हैं ना, तो सिंपल वही KSP लिखते हैं हम लोग। क्या क्या लिखते हैं? A की पावर 1, B की पावर 3। ठीक है?
ठीक है, तो केस पे लिख लोगे, केस पे लिख लोगे। तो पावर का बस गेम है, ठीक है ये। तो प्रोडक्ट को ही हम लोग लिखते हैं केस पे, ठीक है। केस पे किसका होता है, तो पता है ना, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो नाम से में आ रहा है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, कि कोई प्रोडक्ट जो है वो कितना सॉल्युबल है, इसमें रिएक्टर तो तुम लोग यूज नहीं करोगे, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पे ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। अब मेन क्या है कि इक्विलिब्रियम के लिए ना भाई लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एग्जांपल सारे एग्जांपल कर लेना, ठीक है, इक्विलिब्रियम के। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। मैं तुम्हारा एक और लेक्चर अभी शूट करूंगा, फिर मैं 6 बजे के अराउंड सो जाऊंगा, ठीक है। चलो बाय।